मूवी स्टार्ट होती है और हम 1986 का टाइम देखते हैं। यहाँ पर एक माँ और बेटी एक मैदान में भाग रहे हैं और तभी अचानक से वो दोनों चीख पड़ते हैं। उन्होंने किसी इंसानी शरीर के टुकड़े को बिखरे हुए देखा, बिल्कुल टेक्सास चेनसॉ मैसेकर वाले ब्रूटल स्टाइल में। लेकिन ये जानने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, हमें एक दिन पीछे जाना होगा। एक रहस्यमयी धूमकेतु जिसे हेलिस कॉमेट कहते हैं, धरती के पास में वो गुजरने वाला है और इसे शांति से देखने के लिए लोग शहर से दूर निकल गए हैं। इनमें से यहाँ पर 3 दोस्त भी शामिल हैं जिनके नाम ऑलिव ऑयल, उसका भाई कास्टर ऑयल और कास्टर की गर्लफ्रेंड सेला। ये सभी लोग कैंपिंग ट्रिप पर निकले हुए हैं ताकि रात में मीटियोर शावर का क्लियर व्यू मिल सके। दिलचस्प बात यह है कि उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट जो है वो वही है जो हमने मूवी नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट में देखी थी। अब जैसे ही ये तीनों कैंप साइट की ओर बढ़ते हैं तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और काफी शांत अंदाज में वो पाइप पीते हुए कहता है, आई एम व्हाट आई एम एंड दैट्स ऑल आई एम। हाँ, ये वही पोपाई है और अगर आप स्लैशर फैन हैं तो आपको पता होगा कि रोड ट्रिप के बीच में अगर क्रीपी बूढ़ा आदमी दिखे तो इसका मतलब वार्निंग सिग्नल है। बच्चे अब ऑब्वियस है उसे सीरियस नहीं लेते, वो उन्हें जाने देता है और खुद रात में फिशिंग का प्लान बनाता है। इधर कैंप साइड पर उनके 2 दोस्त ट्रेंट और लिज पहले से ही पहुंच चुके थे। इधर सेटअप तैयार है। ऑलिव वहीं पर देखती है कि 2 लड़के जिनके नाम स्किड्स और स्पाइक हैं, वह एक बूढ़े आदमी जिसका नाम जॉर्ज है उसे पीट रहे हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि ऑलिव अकेली नहीं है, वो भाग जाते हैं। जॉर्ज एक कॉमिक बुक जिसका नाम किलर कॉमेट है उसे पकड़कर कहता है कि वो कॉमेट लोगों को म्यूटेंट बना देगा। वो साथ में वार्निंग भी देता है, लेकिन एक बार फिर से वो एक बूढ़े आदमी की ओर कोई भी नहीं सुनता और थोड़े पैसे देकर अब सभी आगे बढ़ जाते हैं। ऑलिव का ध्यान कहीं और है और वो परेशान है। उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो वहां पर जाए या फिर नहीं। बहुत कुछ सोचने के बाद वो अपना एडमिशन लेटर को फाड़ देती है और यहीं पर फेंक देती है। अब थोड़ी देर बाद में सभी दोस्त आ जाते हैं। स्टीव और मोनिक ड्रग्स का पूरा स्टॉक लेकर यहाँ पर आए थे। अब रात होते होते सभी ग्रुप के लोग पार्टी मूड में आ जाते हैं और पोपाई इधर शांति से फिशिंग कर रहा होता है। अब तभी यहाँ पर मीटियोर शावर शुरू हो जाता है और एक छोटा सा मीटियोर सीधा पोपाई के पाइप में भी गिरता है। वो उसे इनहेल कर लेता है और वहीं से अब बदलाव की शुरुआत होती है। वो मरता तो नहीं है बल्कि इससे वो म्यूटेट हो जाता है और अब वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो अपनी बोट से बाहर निकलकर सबसे पहले जिनसे टकराता है वो है स्किड्स और स्पाइक। स्पाइक जो काफी ड्रंकेड होता है वो पोपाई के मुंह पर घूंसा मार देता है, जो कि ये बहुत ही बड़ी गलती है। जैसन वाले अंदाज में पोपाई पलटकर ऐसा पंच करता है कि स्पाइक का पूरा सिर ही एक्सप्लोड हो जाता है। डर के मारे स्किड्स अब यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पोपाई का गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी पाइप टूट चुकी थी, जिसके बाद में वो स्पाइक की हड्डी को उठाकर उसे एक नई स्मोकिंग पाइप बना लेता है। अब स्किड इधर दौड़कर ग्रुप के पास में जाता है और वो घबराकर सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि वो जायंट स्लेयर किलर आ गया है। वो 3 बार वार्निंग देता है लेकिन उसकी बात कोई भी इधर नहीं मान रहा था। उन्हें साथ में ये भी नोटिस नहीं होता है कि स्किड पूरी तरह से खून में लथपथ है। थोड़ी देर बाद में स्टीव बाथरूम के लिए जाता है। इधर आउट हाउस की दीवारों पर हॉरर लेजेंड्स के नाम लिखे होते हैं। स्टीव अपनी पाइप जलाकर रिलैक्स करता है और तभी यहाँ पर पोपाई आ जाता है। वो अपनी नई पाइप के साथ में है। वो स्टीव का सर ऐसे घुमा देता है कि जैसे उसका सर निकलकर भी बाहर आ जाए। फिर इसके बाद में पोपाई खुद स्टीव की डेड बॉडी पर आराम से बैठकर बैठ जाता है। इसके बाद जब एक कपल टेंट में चला जाता है जहां पर बाकी लोग तारों के नीचे लेटे होते हैं। ग्रुप इधर अलग अलग हो जाते हैं और वो स्टीव को ढूंढने लगते हैं, जो यहाँ पर स्लैशर मूवीज की सबसे बड़ी बेवकूफी है। पोपाई चुपके से टेंट की तरफ बढ़ता है और अंदर ट्रेंट और लिज इंटीमेसी में होते हैं। पोपाई इधर इंटर करता है लेकिन वो काफी गुस्से में है और वो ट्रेंट को भयानक तरह से मार देता है। साथ ही वो लिज का सर भी उड़ा देता है। अब अगली सुबह ऑलिव मॉर्निंग को कुछ अजीब मिलता है। यहाँ पर एक ग्लोइंग जेलीफिश जैसा स्लिमी बॉल जो उल्कापिंग से टकराने के बाद में गिरा था, वो दोनों उसे उठाकर बैग में रख लेती हैं, बगैर ये जाने कि ये चीज क्या है और क्या तबाही ला सकती है। दूसरी तरफ स्किड्स अभी भी डरा हुआ है और बाकी लोग अभी उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ग्रुप को पोपाई दिखता है जो कि अब पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। वो अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन चुका है, एकदम आइकॉनिक हॉरर स्लैशर विलन। अब सभी लोग घबरा के भागते हैं। स्किड्स फिसल जाता है और उसी वक्त पोपाई उसे पकड़ लेता है और वो उसे खींचकर ट्री में पटक देता है। उसका पूरा शरीर पेड़ से चिपक कर चकनाचूर हो जाता है। ऑलिव भागते हुए कहती है कि वो अब एक आदमी नहीं रहा, वो मॉन्स्टर है।
उसका भाई कैस्टर और बाकी लोग उसे खींच कर अब वहां से ले जाते हैं। इसके बाद में जॉर्ज जो कि वो बूढ़ा आदमी अब वापस आता है और वो उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि पोपाई को जो चीज लगी है वो कॉमेट रेडिएशन नहीं बल्कि एंशिएंट कर्स है। वो बताता है कि ये कर्स नेपच्यून रैत कहलाता है और हर बार जब हेलिस कॉमेट धरती के पास आता है तो वह एक चोजन सोल को ट्रांसफॉर्म करता है और एक अनस्टॉपेबल किलर मशीन में बदल देता है। ऑलिव पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि इसे कैसे रोका जा सकता। जॉर्ज बोलता है कि रोक नहीं सकते, हम बस उसे मार ही सकते हैं। इसके बाद में पोपाई इधर एक नए हथियार के साथ में वापस आता है। उसके हाथ में एक एंकर है जिसने उसे एक झंडे के डंडे से जोड़ा हुआ है और अब वो खुद को दी एंकर मैन कहता है। ग्रुप अब फिर से भागने लगता है और इस बार मोनिक फंस जाती है। पोपाई उसे एक झटके में ऊपर उठाता है और वो उसे उस एंकर से टुकड़ों में काट देता है। पूरा सीन यहाँ पर स्लो मोशन में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा जो ब्लड है वो इधर उधर गिर रहा था। अब एक एक करके सभी लोग ग्रुप के मारे जा रहे थे, सिर्फ यहाँ पर ऑलिव और कास्टर बचते हैं। मूवी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो अपने हस्बैंड से रोते हुए कह रही है कि वो उसे छोड़ के न जाए। ये दिसंबर का महीना है और पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है। ये लेडी ठीक से चल भी नहीं सकती है क्योंकि वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जाना चाहता है। वो कहता है कि कुछ दिनों में सामान लेने के बाद वो वापस आ जाएगा। अब वो जाने से पहले उसे एक मैजिकल जार देता है। इसकी हेल्प से वो अपने बच्चे को पैदा करने से रोक सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 13 साल बीत चुके हैं। वो आदमी अभी तक घर नहीं आया। घर की हालत यहाँ काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर कीड़े भी रेंग रहे हैं और पूरा घर गार्बेज से भरा पड़ा है। इसी बीच में हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो इस समय भी प्रेग्नेंट है। इससे लगता है कि वो जो जार वाली रूट थी वो वर्क कर गई, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम भी हुई है कि डिलीवरी टाइम पर ना होने पर उसका बच्चा पेट में ही बड़ा होता गया और अब वो एक एडल्ट बन चुका है। इसी के कारण वो लेडी न तो खड़ी हो सकती है और न ही अपने आप को वो कहीं ठीक से मूव कर पाती है। उस लेडी को अब भी उम्मीद है कि किसी दिन उसका हस्बैंड वापस आएगा। हम देखते हैं कि लेडी के पेट में वो बेबी उससे बात कर रहा है। हालांकि उस लेडी को नहीं पता है कि उसका बेबी लड़का है या फिर लड़की, लेकिन दोनों लोग आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप क्या खाने जा रही हो और डैड कब तक वापस आएंगे। अब एक दिन वो लेडी किसी की पालतू बिल्ली को पकड़ती है ताकि वो इसको डिनर में खा पाए। ये चीज काफी अजीब है, लेकिन उसके पास में ऐसे ही कुछ तरीके बचे हुए हैं जिसकी हेल्प से वो सरवाइव कर सकती है। वो अपने बच्चे से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक रैबिट को पका रही है। अब उसी रात वो लेडी सोने के लिए जब रेडी हो रही थी तो इसी दौरान उसके पेट में काफी दर्द फील होने लगता है। वो तुरंत अब जार के पास में जाके उसी रूट को देखती है, लेकिन सैडली उसमें अब कोई भी रूट नहीं बची थी। इसे देख के वो घबरा जाती है और अब लगता है कि बेबी बाहर आने वाला है। लेडी अपने बच्चे से कहती है कि प्लीज बाहर मत आओ, अंदर ही रहो, लेकिन बेबी ने बाहर आने का अपना मन बना लिया था। अब अगले पल वो बेबी पेट में अपने आप को घुमाने लगता है। वो अपने मॉम के पूरे शरीर पर कब्जा करने लगा था, जिससे अब उस लेडी की मौत होती है। अब कुछ समय के बाद में जब ये प्रोसेस खत्म होती है तो वो बेबी अपने मॉम के शरीर में बहा चुका था। वो पहली बार खुद से खड़ा होता है और घर पर यहाँ पर जितना भी खून खराबा फैला हुआ था उसे वो साफ करता है। अब कुछ हफ्तों के बाद में हम देखते हैं कि वो बेबी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उसने अपने घर को काफी साफ सुथरा रखा है और उसी टाइम उसके पिता भी यहाँ पर अब 13 साल बाद आ जाते हैं। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे बस कुछ ही समय के लिए वो यहाँ से गया था और अब जैसे ही वो आदमी घर पर आता है वो बस यहाँ पर आके उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है।